हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो में विकास से उत्पन्न विस्थापन की समस्या पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। औद्योगिक विकास एवं विस्थापन। औद्योगिक विकास के लिए स्वतंत्रता के बाद जिन सैकड़ों बड़े बड़े कारखानों का निर्माण हुआ, उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले विस्थापन ने भी समाज के सामने गंभीर चुनौतियां पैदा की। उड़ीसा के संबलपुर जिले के पादक माल क्षेत्र में जब भारत एल्यूमीनियम कंपनी द्वारा एक बड़े कारखाने की स्थापना की गई तो बहुत बड़े क्षेत्र की आदिवासी जनसंख्या आजीविका और निवास के लिए तरस गई। यह क्षेत्र गंधमार्दन पर्वत के चारों ओर का वह क्षेत्र है जो जीवनदायिनी जड़ी बूटियों के लिए प्रख्यात था तथा यही जड़ी बूटियाँ आदिवासियों की आजीविका का मुख्य स्रोत थी। सरकार द्वारा आदिवासियों को मुआवजे की राशि जरूर दे दी गई, लेकिन उनके लिए रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की गई। यह केवल एक उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में भिलाई नगर, जमशेदपुर में टाटा नगर और सिंदरी में खाद के कारखाने से भी विस्थापन की गंभीर समस्या पैदा हुई। देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न खनिज पदार्थों का उपयोग करने के लिए स्थापित होने वाले अधिकांश कारखानों ने इसी तरह की दशाएं पैदा की। बिजली के भारी संयंत्र बनाने वाले कारखाने, तेल शोधक संयंत्रों, कपड़ा और चीनी मिलों तथा सीमेंट और लोहे के कारखानों के लिए भी एक बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। कारखानों के मालिकों धीरे धीरे ग्रामीण की ज़मीन को खरीदकर ऐसी दशाएं पैदा कर देते हैं कि एक बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होकर उन्हीं कारखानों में मजदूर के रूप में काम करना आरंभ कर देते हैं। सच तो यह है कि बड़ी मात्रा में उत्पादन करने वाला प्रत्येक कारखाना गंभीर दस्तकारी में लगे हुए बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित और रोजगार कर देता है। सड़कों के निर्माण से विस्थापन। विकास से उत्पन्न विस्थापन का एक रूप नई सड़कों के निर्माण से संबंधित है। भारत में स्वतंत्रता के बाद से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण तथा सभी गांव और नगरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए बड़ी संख्या में उपमार्गों का निर्माण किया गया। इस समय देश में सड़कों की कुल लंबाई 33 किलोमीटर से अधिक है, जो स्वतंत्रता के बाद से 10 लाख किलोमीटर से भी कम थी। राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्यों के राजमार्गों के लिए प्रतिवर्ष हजारों करोड़ों रुपया व्यय किया जाता है। केवल 10वीं पंचवर्षीय योजना में सड़कों के निर्माण के लिए 60,000 करोड़ रुपए का व्यय निर्धारित किया गया है। जब किसी राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होता है तो 1 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए लगभग 30 हेक्टेयर ज़मीन की अधिग्रहण किया जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि 500 किलोमीटर लंबे एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होता है तो इसके लिए 15,000 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होती है। इतनी भूमि का अधिग्रहण करने से जो परिवार विस्थापित होते हैं उनकी संख्या लगभग 10,000 से अधिक हो जाती है। साधारणतः सड़कों के निर्माण से विस्थापित होने वाले लोगों के पुनर्वास पर भी अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। इनमें से अधिकांश लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर नगरों में जाकर मजदूरी का काम करने लगते हैं। वर्तमान में परिवहन को
द्रुतगामी बनाने के लिए सभी मुख्य मार्गों पर नगरीय क्षेत्रों के बाहर बाईपास बनाने को विशेष महत्व दिया जाने लगा। इससे नगरीय क्षेत्रों में लगी हुई कृषि भूमि के मालिकों को भी अपनी कीमती भूमि से वंचित होना पड़ रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारत में नए रेल मार्गों की लंबाई में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। साधारणतः रेल मार्ग के दोनों ओर छोड़ी गई खाली भूमि की चौड़ाई 400 मीटर होती है। इसके फलस्वरूप नई रेल लाइन बनने से भी विस्थापन की समस्या बढ़ने लगती है। नई वन नीति तथा विस्थापन। परंपरागत रूप से भारत की विभिन्न जनजातियों का 70% हिस्सा जंगली क्षेत्रों में निवास करता आया है। पर्वतीय भागों में रहने वाले लोगों का भी काफ़ी प्रतिशत पर्वतों पर जंगली क्षेत्रों पर निर्भर करता है। इसका तात्पर्य यह है कि सन 1990 तक भारत की लगभग 9 करोड़ आबादी जंगलों से ही प्राप्त होने वाले विभिन्न पदार्थों जैसे जड़ी बूटियों, पत्तों, शहद, सूखी लकड़ियों आदि के द्वारा अपना भरण पोषण करती थीं। अनेक जनजातियों जंगल में स्थित तालाबों और छोटी बड़ी नदियों से मछली पकड़कर उदरपूर्ति करती थीं। सन 1988 में भारत सरकार द्वारा एक नई वन नीति बनाई गई थी, तो विभिन्न समुदाय के लोगों को जंगल में पाए जाने वाले पदार्थों को एकत्रित करने से वंचित कर दिया गया। जो लोग घने जंगलों के अंदर झोपड़ियां बनाकर रहते थे, उन्हें भी उस स्थान से हटाकर समीपवर्ती खुले हुए स्थानों में रहने के लिए बाध्य किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा विस्थापित हो गया। भारत में अनेक जनजातीय समुदाय स्थानांतरित खेती के द्वारा आजीविका उपार्जित करते रहे थे। नई वन नीति से ऐसी जनजातियां पूरी तरह बेरोजगारी हो गईं। यह समस्या आज छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा कर्नाटक के जंगली क्षेत्रों में सबसे अधिक गंभीर है। वास्तव में नई वन नीति का उद्देश्य वनों का संरक्षण करके देश के आर्थिक विकास में वनों के योगदान को बढ़ाना था, लेकिन इसके फलस्वरूप होने वाले विस्थापन की समस्या का अनुमान नहीं लगाया गया था। भारत में इस समय कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 11.48% हिस्से पर घने जंगल हैं, जबकि लगभग 8% क्षेत्र पर जंगल होने के बाद भी यह अपेक्षाकृत एक खुला हुआ क्षेत्र है। इतने बड़े क्षेत्रफल के विकास से संबंधित योजनाएं यदि गलत हो जाएं, तो विस्थापन की समस्या का बढ़ जाना बहुत स्वाभाविक है। नगरीय सुविधाओं से उत्पन्न विस्थापन। भारत में जैसे जैसे नगरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, नगरों में यातायात की कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं। सभी नगरों में मंडी समितियों की स्थापना की गई, जिसके लिए एक बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यातायात की समस्या का समाधान करने के लिए सभी नगरों की सीमाएं से लगे बड़े क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट नगर बनाए गए हैं। जब कभी भी एक नई सड़क, शिक्षा प्रतिष्ठान का औद्योगिक इकाई की स्थापना होती है, तो इसके लिए हजारों एकड़ भूमि अधिकृत की जाती है। ऐसे क्षेत्र नगर की सीमा से लगे होने के कारण उन पर खेती करने या सब्जियां उगाने वाले किसान विस्थापित हो जाते हैं। वर्तमान में करोड़ों टन अनाज का संरक्षण करने के लिए भी सरकार द्वारा बड़े बड़े क्षेत्रों में गोदामों का निर्माण किया जाने लगा। इसके लिए भी काफ़ी भूमि की आवश्यकता होती है। स्पष्ट है कि अधिकांश विकास कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए भूमि के एक बड़े हिस्से की आवश्यकता होती है। इसके लिए जिन लोगों को अपनी भूमि से वंचित होना पड़ता है, वे काफ़ी समय तक विस्थापन की त्रासदी को महसूस करते रहते हैं। इस समस्या को देखते हुए अनेक समाजशास्त्री यहाँ तक मानने लगे हैं कि विस्थापन विकास कार्यक्रमों का एक अनिवार्य दुष्परिणाम है। जिस तरह प्रत्येक अंग्रेजी दवा बीमारी को कुछ लाभ पहुँचाने के लिए साथ शरीर पर अपने दुष्परिणाम को छोड़ती है, उसी तरह विकास कार्यक्रमों के विस्थापन की समस्या पैदा होना एक अनिवार्य परिणाम है। वास्तविकता यह है कि विकास कार्यक्रमों
ने आज प्रत्यक्ष विस्थापन के साथ प्रत्यक्ष विस्थापन की समस्या में वृद्धि की है। जब किसी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन या नहरों के निर्माण के लिए बड़े बड़े बांध और जलाशय बनते हैं तो बांधों की दीवारों के टूटने या भूकंप के कारण उनके क्षतिग्रस्त होने से समीपवर्ती सैकड़ों हजारों गांव जलमग्न हो जाते हैं। इन क्षेत्रों के लोगों को भी काफ़ी समय तक विस्थापितों की तरह जीवन व्यतीत करना पड़ता है। स्पष्ट है कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए विकास कार्यक्रम जरूरी है, लेकिन इससे पैदा होने वाले विस्थापितों की पुनर्वास पर भी उतना ही अधिक ध्यान देना आवश्यक है। योजना के व्यवहारिक और जन कल्याण के प्रति ईमानदारी से ही इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।